चलो आज हम 3 जगह आपको घुमाएंगे। एक तो बाबरू शिलालेख में बैराट पहाड़ी पे ले चलेंगे। इसके बाद आपको तालगाम घुमाएंगे। ठीक है, तालागाम या तालगाम, जो ताला नदी के किनारे, वो तालागाम है, इस नदी के किनारे है। फिर आपको केवलादेव जो भरतपुर का है उसमें आप नहीं घूमे होंगे, अजानवाद की ओर ले चलेंगे, वहाँ भी घूम लेते हैं। परेशान हुए घर बैठे बैठे तो थोड़ा हम घूम लें, और इसी में आपके क्वेश्चन आपके प्रयास करूँगा। जो आपके प्रश्न बनते हैं राजस्थान जी के और बहाबरू शिलालेख के अंतर्गत, उनको सबको मैं इस क्लास में आपको करा दूंगा। मक्खन सिंह जी, उमेश जी, प्रमोद जी, संजय जी, जयवीर जी, विष्णु जी, सभी को राम राम। सुषमा सैनी, बहुत बढ़िया। तो चलें आगे आगे बढ़ते हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा था बहाबरू शिलालेख। क्या चल रहा था? बहाबरू शिलालेख चल रहा था। और बहाबरू शिलालेख में हम बात करेंगे आगे की ओर। तो संतोष शर्मा जी, बहुत बढ़िया। राहुल शर्मा जी, ठीक है, बात करें। चलें आगे, फिर मैं आपको बात नहीं कर पाऊंगा। और मेरे मित्र अंजू जी, जो मेरे मित्र जुड़े हैं, उनको सबको राम राम। जो आने वाले हैं सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ आज की क्लास लेने के लिए, आपको भी और मुझे भी। ठीक है जगत जी, ठीक है, जयपुर चलते हैं, जगतपुरा चलते हैं। मान लो जगत जी जगतपुरा चलेंगे। बात कर रहे थे हम अशोक के लघु शिलालेख के अंतर्गत। ठीक है, अब मैं बात नहीं कर पाऊँ शायद, क्योंकि आपको पूरा बताना है। मनु बरसो जी, राधे राधे। ठीक है, अंजू जी, सभी को राम राम। रश्मि सोलंकी जी, हाँ जी, विराटनगर सरता चौधरी जी। हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अशोक के, किनकी? अशोक के कौन से शिलालेख? लघु लघु शिलालेख की बात कर रहे थे हम। ठीक है, लघु शिलालेख की बात कर रहे थे, और यह शिलालेख के अंतर्गत आता है, और वह भी कुछ में लघु में। अब लघु शिलालेख में विशेष करके 2 रेखाएं, 2 लाइनें मिली थी, तो इनकी संख्या 2 मानी जाती है, और अनेक स्थानों से मिलते हैं। आज वर्तमान में इसे 13 + 5 18 की गिनती की जाती है। तनु जी, लाइक कर दो यारो। ठीक है, सब कर देंगे सर। स्क्रीनशॉट कोई बात नहीं बेटा, मैं दे देता हूं समय आपको, और बोल दिया करो स्क्रीनशॉट आपको पूरा दूंगा आज। ठीक है, ले लेना। तो बात कर रहे थे, तो बहाबरू शिलालेख का संबंध किस सभ्यता से है? बैराट। तो बैराट सभ्यता में आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है मेरे मित्रों, सीमा जी कर दिया लायक, बहुत बढ़िया। उमेश कुमार है, सभी को, रीना डागोर जी, संतोष जी, ठीक है, कोई बात नहीं। अंजू अश्विनी जी, चलो बात करें। पूनम सिसोदिया जी, तो बहाबरू शिलालेख बैराट सभ्यता के अंतर्गत आता है। अर्थात बहाबरू शिलालेख कहां से मिला? बैराट सभ्यता से मिला। अब बैराट सभ्यता कहां है भाई? बहाबरू कहां से मिला? बैराट। अब बैराट कहां पे है? तो बैराट कौन से नगर में है? विराट नगर में है। एक बात। अब विराट नगर कहां पे है? विराट नगर जयपुर में है, और जयपुर आप जानते हो कहां पे है? हमारे राजस्थान में है। इतना तो हम जानते हैं। अब विराटनगर, और आप जानते हैं विराटनगर का जो उल्लेख मिलता है वो 2 ग्रंथों में मिलता है। एक तो महाभारत में मिलता है, और एक महाभाष्य में मिलता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की जो सभ्यता है, एक बैराट सभ्यता, उसका उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है, कौन से महाकाव्यों काव्यों में मिलता है? तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, महाभारत और महाभाष्य में मिलता है। महाभारत का रचयिता कौन था? वेद व्यास जी थे। तो वेद व्यास जी ने अपने इस ग्रंथ में, महाभारत महाकाव्य में, विराटनगर अर्थात बैराट सभ्यता का उल्लेख किया है। महाभाष्य का रचयिता पतंजलि थे, जो मौर्यों के पतन के बाद जो शुंग वंश का शासन चला था, पुष्प शुंग। नीतू जी, हरि सिंह जी, ज्यादा किया राज नहीं। हाँ, कुशवंत सिंह राधे राधे। नगीना जी, उमेश जी। अब देखिए
ध्यान से सुने, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से सुना हूं। आपको राजस्थान जी के साथ में मैं लेके चल रहा हूं। देखो, विराट नगर या बैराट सभ्यता का उल्लेख कोई भी आ जा, इसका उल्लेख महाभारत में है, महाभाष में है, महाभारत का रचयिता वेदव्यास है और महाभाष्य का रचयिता पतंजलि है, जो सुग वंश के राजा पुष्यमित सुंग का पुरोहित था। पुष्यमित सुंग का ये पुरोहित था। और वेदव्यास जी आप जानते हो शांतनु का, और जो गंगा थी माँ, उसकी पत्नी गंगा थी, गंगा जी का लड़का माना जाता है। अनेक वेदव्यास के नाम से अनेक ऋषि मुनि आते हैं, ठीक है। इतना हम जानते हैं। एक बात अब कहते हैं, महाभारत में क्या उल्लेख मिलता है कि महाजनपद काल में या महाभारत काल में यह मत्स्य जनपद की राजधानी थी। एक बात जानते हैं, प्रकाश जी, हरि सिंह जी, सुषमा जी, आप जानते हैं मत्स्य जनपद की राजधानी थी, ये भी ठीक है। दूसरी विशेषता क्या थी? दूसरी कि महाभारत काल में पांडवों को उनके भाई कौरवों के माध्यम से अज्ञातवास मिला था और 12 वर्ष अज्ञातवास रहे थे और अंतिम अज्ञातवास उन्होंने यहीं व्यतीत किया था। तो पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास व्यतीत किया था, पांडवों ने अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया था। और किस राजा के पास? उसी राजा ने महाभारत काल में विराट नगर कहते हैं नगर बसाया था और जो पशुपालन का कार्य उसका मुख्य व्यवसाय था, पशुपालन करता था, अर्थात ग्रामीण जीवन था। इसलिए बैराट सभ्यता को भी ग्रामीण कहते हैं। लोह धातु का परिचित थे, इतना आपको ध्यान रखना है। तो स्थिति है विराट नगर जो वर्तमान जयपुर राजस्थान में है, ये आपको स्थिति के बारे में इतना जानकारी होनी चाहिए। हाँ जी, अजानबान, अजानबान का संबंध किस उद्यान से है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से है, ये भी प्रश्न आता है। अब बात करते हैं ये कौन सी नदी के किनारे है। अब बात करते हैं नदी की, ठीक है। तो आप अभी मैं स्क्रीनशॉट लिखवा दूंगा। अब ये कौन सी नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई है, तो आप जानते हैं ये कौन सी नदी के किनारे है, और ये आपकी जो सभ्यता है वह है आपकी बाण गंगा। कौन सी? बाण गंगा नदी के किनारे। जान तो नहीं जानते? मुझे आशा है इतना तो आप जानते होंगे। आपका रिवाइज करा रहा हूं, आप जानते हैं राजस्थान इतिहास, लेकिन आपको इस बहाने से याद भी हो जाएगा, ठीक है। और मुझे भी कोई आप बता देना कोई आपको और विशेष इसके अलावा कुछ आता हो। तो बाण गंगा, अब बाण गंगा को क्या कहते हैं? तो बाण गंगा के 3 नाम मिलते हैं, ये तीनों नाम याद कर लेना। तो बाण गंगा को क्या कहते हैं? बाण गंगा को अर्जुन की गंगा कहते हैं। अब अर्जुन की गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि अज्ञातवास के समय, अंतिम समय में जब कौरवों ने कहा कि भाई अंतिम वर्ष में यदि हम इनको ढूंढ लेंगे, उनके मामा सुकनी ने, चंगा पेवारो मामा, पूजा जी, अर्जुन की गंगा। हाँ, अर्जुन की गंगा क्यों कहते हैं? क्यों महाभारत काल में मामा ने, सुकनी ने दुर्योधन से कहा, हंजे राजा अंतिम समय चल रहा है, इनको ढूंढो, यदि ये ढूंढ लिए तो इनको जिंदगी भर, पहले ही रूपरेखा थी इनकी, जिंदगी भर इनको वन में ही भटकने रहना है, इस प्रकार इनको ढूंढिए। और इस प्रकार कहते हैं, और इसका मामा और दुर्योधन इससे ढूंढने जाते हैं, पता पड़ जाता है, ये वहां से भागते हैं। और इस प्रकार कहते हैं उस समय जो द्रौपदी थी, और वह उस समय अर्जुन के साथ थी, अर्थात अर्जुन के साथ पतित्व निभा रही थी, पति का धर्म निभा रही थी। एक एक साल रहते थे, पांचाली जो थी 5 की पत्नी थी, और एक एक साल रहा करते थे। बहुत बढ़िया, ताला नदी और रुन्नित नदी, एक एक वर्ष रहा करते थे। उस समय ये पत्नी द्रौपदी किसकी थी? अर्जुन की, अर्जुन की पत्नी थी। लेकिन आप बताओगे भाई, हम कहते हैं कि द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी थी, लेकिन मुख्य रूप से किसकी पत्नी थी? भीम की, अर्जुन की, या बड़े भाई युधिष्ठिर की,
या नकुल की या सहदेव की? नकुल सहदेव की। बताइए कौन की पत्नी, वास्तव रूप से कौन की थी? कोई बताएगा? भाई पांचों भाइयों की पत्नी मानी जाती है, लेकिन वास्तु रूप से, वैधानिक रूप से ये किसकी पत्नी मानी जाती है? कौन बताएगा? एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया कि वैधानिक रूप से, धार्मिक रूप से ये किसकी पत्नी थी? युधिष्ठिर की, अर्जुन की, निशा जी अर्जुन, सुषमा जी, रीना जी, सीमा जी अर्जुन, विष्णु, भीम, बहुत बढ़िया, सबन की पत्नी है गई, वो तो है ही सबन की। वैधानिक रूप से यानी फेरा लिए, वो है वैधानिक। याज्ञ संग समते पहले बरमाला डारी, फेरा लिए, वो अर्जुन की थी। तीर वाली कहानी याद हो, याद आ गई? तो अर्जुन की पत्नी थी। लेकिन वो तो जब आए, माँ ने नहीं देखा, पांचों भाई बोले माँ कि हम देखो कितनी अच्छी चीज आपके लिए लाए हैं। अब माँ यानी वही लाए हो फल फलाई, ये लाते रहे, हमने खा लो बांट के, आपस में पांचों भैया बांट लो। और इस प्रकार कहते हैं पहले कथनी करनी में अंतर नहीं होता था, कह दिया तो कह दिया। तो ये कहानी थी। और इस प्रकार मैं ज़्यादा नहीं सुना, इतना तो आप जानते हैं, सब जानते हैं, प्राचीन घटना है हमारी। तो अर्जुन की गंगा इसलिए कहते हैं, और इस प्रकार कहते हैं ये भागने लगे। और पत्नी महोदय कौन? कुंती जी, अपनी माता, जो इनकी माता थी, और जब कहते हैं ये भाग रही थी और ये पीछे रह गई थी, बहू पीछे रह गई। और अर्जुन, कहा जाता है अर्जुन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, इस प्रकार भागने लगे, और उस पर भागा नहीं जा रहा। उनकी स्वामी जी मुझे पानी की प्यास लगी, पानी प्यास लग आई। और इस प्रकार कहते हैं उसी बैराट की पहाड़ी पर उसने एक तीर छोड़ा और इस प्रकार गंगा की जलधारा निकाली। उसी दिन से कहते हैं, और इस प्रकार रीना जी और बाढ़ गंगा के नाम से ये चर्चित मानी जाती है। और ये कहते हैं शायद उसी के समय की है, ये अर्जुन के बाढ़ से ही उत्पन्न हुई थी। स्वयंवर हुआ था, रीना जी हाँ बहुत बढ़िया, स्वयंवर हुआ था, वरमाला डरी थी, सब कार्य होते, वैधानिक रीति हुई थी, फेरा भी पड़े थे, और इस प्रकार अर्जुन की गंगा मानी जाती है। लेकिन जैसे बैराट की पहाड़ी पर, ठीक है, बैराट की पहाड़ी, ठीक है, बैराट की पहाड़ी पर अर्जुन ने तीर छोड़ा, इस प्रकार गंगा की धारा बहने लगी, और कहते हैं वो बाढ़ गंगा के नाम से चर्चित हो गई। अब कहते हैं जैसे नीचे आती है, अब यहाँ से भाव क्षेत्र जाता है, पूरब की ओर आता है, तो नीचे पहाड़ी से उतर करके एक गांव आता है, ताला गांव। कौन सा गांव? ताला एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, गांव है, जयपुर में पड़ता है। और ताला गांव इसके किनारे बसा हुआ है, इससे इसे ताला नदी भी कहते हैं। वहां से अपना बहाव क्षेत्र आगे जाते हैं। जब मौसम कहते हैं अत्यधिक बहाव क्षेत्र में अत्यधिक बाढ़ क्षेत्र आ जाता है, या पानी अत्यधिक आ जाता है इस नदी में, तो कहते हैं अपना रास्ता भी बदल देती है, अन्य नदियों का भी रास्ता ये बदल देती है, अन्य नदियों का रास्ता बदल देती है, और अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाती, बीच में गायब। इसलिए इसे क्या कहते हैं? रुंडित नदी कहते हैं, इसे रुंडित नदी कहा जाता है। तो ये तीन नाम इसके बाढ़ गंगा के आते हैं। इतना हम जानते हैं भाई, ज्योग्राफी तो नहीं, लेकिन थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपने जीके के क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएं। एक बात, अब बाढ़ गंगा इस प्रकार बैराट की पहाड़ी से नीचे उतर के ताला गांव के किनारे निकलती हुई पूर्व की ओर बहेगी। इस प्रकार आप जानते हैं, ज्योग्राफी आप पढ़ते हो, ठीक है, और ज्योग्राफी वाले सर आपको क्लियर करा देते हैं और पढ़े होंगे। तो आप जानते हैं कि बाढ़ गंगा राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? आप मुझे छोटा सा प्रश्न बता दो। आवाज कम आ रही है? नहीं आ रही होगी पूरा, ऐसी तो बात नहीं है, बताइए। आप जानते हैं थोड़ी सी समस्या चल रही है, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं कम बोल रहा हूं। तो मैं बात क्या कर रहा था, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप इसको जरूर बताएं। प्रकाश जी, कुशवंत जी, ललित जी, जितने मेरे ससी हैं, जयवीर जी हैं, अमित जी हैं, रोतेश कुमारी जी हैं, ठीक है, नीतू जी हैं, तनु जी हैं, मेरे जितने मित्र हैं, पिंकी जी हैं, तो आप मुझे बताएं कि बाढ़ गंगा राजस्थान के कितने जिलों में प्रभावित होती है? दो जिले, एक जिले, 2 3 4, 1 2 3 4। रजनी जी कह रहे हैं 4, 3 कह रहे हैं, सीमा जी 2 कह रहे हैं, नीतू जी का आंसर 3 है, सुषमा जी 3, विष्णु जी 2, प्रकाश जी 3। अब मुझे आप बताएं रीना जी,
नगीना जी, अभिसैनी जी 2, शशि जी, हाँ जी, आवाज़ कम आ रही है। हाँ, थोड़ा मैं कम बोल रहा हूँ, थोड़ा आप ईयरफोन लगा लें, थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। ओम प्रकाश जी वास्तव में 3 हैं, जयपुर, दौसा और भरतपुर। रश्मि जी 3 ध्यान रखना। कितने हैं? 3 हैं। अब कौन कौन से? जयपुर, जयपुर से प्रभावित होकर के कहाँ पहुंचती है? दौसा पहुंचती है। ठीक है, उनके भीड़ों में पहुंचती है, यहाँ से दौसा के निकलते हुए, और कहाँ पहुंच जाती है? भरतपुर पहुंच जाती है। ठीक है, ये इसका प्रभाव क्षेत्र है, इतना हम जानते हैं। तो कितने किलोमीटर है बताइए, कितने किलोमीटर है आप बताएं? सुषमा सैनी जी, जयपुर, भरतपुर और दौसा क्रम है। जयपुर से दौसा, दौसा से भरतपुर आती है। अब बताइए कुल कितने किलोमीटर में फैली हुई है? बताएं मेरे मित्र, बताएं कुल कितने किलोमीटर में है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि मेरे से ज्यादा आप राजस्थान जी के जानते हो। तो बताइए इसका कुल विस्तार कितना है? बताएगा कौन से कितने किलोमीटर में है? अभी आंसर नहीं आया। बाण गंगा का कुल विस्तार कितने किलोमीटर में ये प्रभावित होती है? 185 किलोमीटर कुल पूछ रहा हूं मैं आपसे। विष्णु सैनी 185 कह रहे हैं। यूपी में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है, बहुत बढ़िया। 185 किलोमीटर, 185 किलोमीटर। रश्मि जी 185, सुषमा जी 185 किलोमीटर मात्र। 185, 185 प्रवाहित क्षेत्र है इसका। ठीक है, और अपवाद क्षेत्र कितना है? अपवाद क्षेत्र विस्तार कुल टोटल 185 किलोमीटर है। नगीना जी बोल रही हैं। ठीक है, तो जयपुर से दौसा, दौसा से भरतपुर हम जानते हैं, जयपुर से भरतपुर की दूरी 180 किलोमीटर है। ठीक है, और 5 किलोमीटर आगे जाके आगरा पड़ जाए, और 380 किलोमीटर क्या है? अपवाद क्षेत्र है इसका, घुमा फिरा करके आ जाती है। आज की स्थिति में 185 किलोमीटर है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो आज की स्थिति में कहते हैं, वैसे 380 किलोमीटर बताई गई थी शुरू में, और आज ये आंतरिक स्थिति में रह गई है, इतना भी हम जानते हैं। और ठीक है, 185 किलोमीटर, क्योंकि आंतरिक नदी घोषित कर दिया गया है, इतना हम जानते हैं। पहले ये नदी काफ़ी विस्तार में फैली हुई थी, लेकिन रुणित नदी हो गई है, अपने अपवाद क्षेत्र को छोड़ करके और कहीं से बहने लग गई, और इस प्रकार मात्र इतनी समय रह गई। बहुत बढ़िया, आप जानते हैं इसको, एक बात। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। अब आ जाओ, अब आप जानते हैं जयपुर में एक बांध का निर्माण करती है, अर्थात इस पर एक बांध का निर्माण किया गया। बताइए वो कौन सा बांध है? बताइए, मैं आपको पूछ रहा हूं कि जयपुर में एक बांध बनाया गया है इस नदी पे, वो कौन सा बांध है? कौन सा है? जमवा रामगढ़ बांध। राम सिंह द्वितीय ने, जयपुर के राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था। जमवा रामगढ़ बांध है। ठीक है, और दौसा में कुछ नहीं है, लेकिन आपको तब भी इसके पास, कहते हैं इसी के पास, जो इस नदी पे ना होकर के इससे बाहर है, और एक अलग से याद कर सकते हो, माधव स्वरूप सागर बांध। माधव स्वरूप सागर बांध, किसी किताब में इसको इस नदी के किनारे है, लेकिन ध्यान रखना इस नदी के किनारे नहीं है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ, नोट कर लेना। माधव स्वरूप सागर बांध दौसा में है, लेकिन इस नदी के किनारे नहीं है। भदावती नदी कोई बताता है? भदावती नदी के किनारे जम्मा रामगढ़ बांध है। ठीक है, जयपुर में है। और माधव स्वरूप बांध कहाँ पे? दौसा में, जो इस नदी के किनारे नहीं है। बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है। तो भदावती कोई नदी बताते हैं, उसके किनारे इस पे बनाया गया है इस परियोजना को। और भरतपुर में प्रवाहित होकर के और भरतपुर में आती है, और भरतपुर में कहाँ पहुंच जाती है? घना पक्षी अभयारण्य, घना पक्षी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पहुंच जाती है। घना पक्षी अभयारण्य जिसे पहले कहते थे, आज इसे राष्ट्रीय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यहाँ जाती है और यहाँ ये नम भूमि बनाती है। कहते हैं इसमें ये भूमिगत प्रभावित होती है, अंदर से भूमिगत प्रभावित होकर के अजानबांध से भी पानी आता है। ठीक है,
नम भूमि किसको बनाती है? तो बाणगंगा केवलादि राष्ट्रीय उद्यान को, अर्थात घना पक्षी जो अभ्यारण्य था, दूसरा नाम है इसका। तो यहाँ भूमिगत प्रभावित होकर के ये नम भूमि का निर्माण करती है यहाँ, ये ध्यान रख लेना। अब घना पक्षी आ गया राजस्थान का केवलादेव। अब केवलादेव क्यों है? कि महादेव केवलादेव का मंदिर है, ठीक है। और यहाँ महाराज साहब ने, हमारे राजा सुरमल जी ने एक दृश्य देखा, गाय दूध देते हुए एक शिव जी की, ठीक है, नीचे मूर्ति थी, शिवलिंग था, जिसे केवलादेव मंदिर कहते हैं, उसी के नाम पे इसका नाम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं, तो उससे पहले मैं आपको घना पक्षी बताऊं, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट की कह रहे थे, तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। बाबरू शिलालेख पर जितने प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ, और बैराट सभ्यता पे जितने प्रश्न बनते हैं उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। हाँ, रामसर साइट में भी ये शामिल है। कब शामिल है कोई बताएगा? बताइए। चलो बात करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसका ले लें आप नदी का। आज की स्थिति में इसका जो प्रवाहित क्षेत्र है ये माना जाता है, पहले 380 थे, ठीक है, लेकिन आज की स्थिति में मात्र 185 रह गया है। तो बताइए 1981 में क्या हुआ था? रामसर साइट में नहीं, 1981 में नहीं था, अभी बताएंगे। 1981 भी आंसर है, लेकिन क्या है यही आपको याद कराना है। 81 सही है कि 56 सही है कि 2004 सही है कि 1985 सही है, तो वो चीज़ आपको यहाँ बताई जाएगी। तो ये हो गया आपकी नदी। अब थोड़े हम घना पक्षी विहार जो राजस्थान का भरतपुर का है, ज्योग्राफी तो इतनी पढ़ाना नहीं आता, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको केवल अपनी जी के बताने की। तो घना पक्षी विहार के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग मैं आपको यहाँ एक टॉपिक के माध्यम से यहाँ टॉपिक बना दिया है, तो ऐसे आप टॉपिक डाल लेना और लिखो घना पक्षी विहार। तो बात करते हैं सामान्य परिचय की। आपसे मैं पूछूंगा, सामान्य परिचय की बात करते हैं, तो सामान्य परिचय में सबसे पहले आते हैं स्थिति। तो घना पक्षी जो विहार है कहाँ पे है? इतना जानते हैं भरतपुर में है, ठीक है, भरतपुर में है। और कौन से नेशनल हाईवे पे है? बताओ कौन से नेशनल हाईवे पे है? बताइए नेशनल हाईवे कौन से पे है? राजस्थान 2 रामसर हैं। अभी बात करते हैं, पहले बात कर रहा हूँ घना पक्षी विहार कौन से नेशनल हाईवे पे है? राष्ट्रीय नेशनल हाईवे पे है, रीना फौजदारी भरतपुर में है। कौन सा नेशनल हाईवे है? 11, 21, 11, 21, 11, 21 चल रहा है। अब है कौन सा सही? सही है। इस समय 11 का नाम 21 हो गया है, अर्थात आज एक राष्ट्रीय जो मार्ग है, नेशनल हाईवे है, वो 21 पे है, 11 पे नहीं है। 11 से क्या हो गया है? 21 हो गया है, ठीक है। तो आज ये 21वें हाईवे पे है, एक बात। दूसरी बात, कुल क्षेत्रफल कितना है? मैं आपसे पूछूंगा, भरतपुर के रहने वाले हो, भरतपुर के रहने वाले हो, भरतपुर से क्वेश्चन पूछूंगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आप घूमने नहीं आते, तो मैं आपको घुमा देता हूं आज, ठीक है। तो आपको हम घुमा देते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। तो बताइए, चलो 21 हो गया, नेशनल हाईवे 21 होगा, ठीक है, 11 मत कर देना, ऑप्शन में 11 जरूर आएगा। अब 11 नहीं है, अब 21 है, ध्यान रखना। कृष्णा जी, हाँ जी, ठीक है, संतोष जी, अब 11 से क्या हो गया है? 21 हो गया है। राहुल जी, ठीक बात। अब बताइए कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल 29 किलोमीटर। उमेश जी ने बताया सबसे पहले 29 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। 27, 28, 29 ऐसे ऑप्शन आ जाए, ठीक है, 29 किलोमीटर, ठीक है। स्थापना कब हुई? अब बताइए, आप जल्दी करें, स्थापना बताएं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? हाँ जी, 2900। रवि कुमार, 2900 क्या हो गया? 29 केवल, ठीक है। हाँ जी, 2.5 साल हो गए, 2.3 साल हो गए। रीमा जी क्या? 1956, बहुत बढ़िया।
उमेश जी 1956 में, और कहते हैं इसकी स्थापना हुई थी कितने में हुई थी? 1956 में घना पक्षी विहार की स्थापना हो गई। 1956 याद कर लो। अब भरतपुर के तुम पे प्रश्न नहीं आते और पश्चिमी राजस्थान वाले ठोक देंगे इसको। ऐसा मत करना, राजस्थान जी के अपनी भरतपुर की तो याद होनी चाहिए। 1956 में, हाँ जी गुड़िया जी कब हुआ था? 1956 में हुआ था गुड़िया जी। रश्मि जी महाराज सुरमल 1956, महाराज सुरमल जी तो पहले मर गए 1961 में, ठीक है। लेकिन 1956 में हमारे जाट राजवंश की कृपा से कहते हैं 1956 में हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना सर, काफी टाइम पहले पढ़ा है, रीट में नहीं है टॉपिक तो पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ा नहीं है, सामान्य जी के है ये तो, नीतू जी ये सामान्य जी के, ये तो पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। सामान्य जी के यदि आ भी जाए तो कोई आप ये नहीं कह सकते ये क्वेश्चन क्यों आ गया। चलो अभ्यारण्य कब बनाया? अगला क्वेश्चन है भाई, भरतपुर के क्वेश्चन तो आपको होने चाहिए। अब आप कहीं गए, कहाँ के भरतपुर के यार, पक्षी विहार को 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए यार, तुम पे पक्षी जी के नाम है, ये तो हमारे भरतपुर की देन है, अपनी घर की बात तो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो घना पक्षी विहार की स्थापना 1956 में हुई। अब घना पक्षी विहार को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया ये आपसे पूछा जाएगा, बताइए। 1900 अभ्यारण्य का दर्जा कौन बताएगा? चलो देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है अभ्यारण्य का दर्जा। सही है आंसर रीमा जी। अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? घना पक्षी विहार को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? और घना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान का कब दर्जा दिया गया? 2 क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभ्यारण्य का दर्जा अभी आंसर नहीं आया 1970 में मधु जी, नहीं, तो ध्यान रखना अभ्यारण्य का दर्जा 1964 में मिला है, 1964 मिला है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का आप आंसर दे रहे हो वो मिला है 1981 में, इतना अंतर है। उद्यान अभ्यारण्य देखो, पहले घना पक्षी विहार 56 है वो, फिर अभ्यारण्य को नाम है वो चेंज, केवलादेव राष्ट्रीय, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ होगा, यहाँ होगा घना पक्षी अभ्यारण्य 1964, यहाँ होगा घना पक्षी विहार, यहाँ घना पक्षी अभ्यारण्य, और यहाँ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में नाम हो गया। अब विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया। विश्व धरोहर की सूची में अब कहते हैं देखो, पहले हमारे भरतपुर तक सीमित हो गया, भरतपुर की जनता चलो जानते हैं, राजस्थान लेवल जानता है, फिर ये अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया, फिर इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया 81 में। अब विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। अब विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? 1985 में शामिल कर लिया। इसके बाद रामसर साइट सूची में से जोड़ा गया। रामसर साइट सूची में कब जोड़ा गया? 2004 में। ये सामान्य प्रश्न है, ये तो आपको घना पक्षी जैसे जहां जब भी दृश्य दिख जाए, ठीक है, जैसे जब भी दृश्य दिख जाए तो आपको तुरंत ही ये तो क्वेश्चन आपको याद होने आना चाहिए। तो ये मैंने आपको घना पक्षी विहार बताया, तो ऐसे क्वेश्चन विश्व धरोहर सूची में 1985 में शामिल हुआ था मेरे मित्रों। तो ये हमारा घना पक्षी विहार है, तो इसके बारे में तो आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिखो इन चीजों को, ये चीजें पढ़ने की हैं, ठीक है, सामान्य जीके की हैं, क्रम बाय क्रम याद किया करो, क्रम बाय क्रम। घना पक्षी विहार 56 में नाम से, फिर आपको केवलादेव वो घना पक्षी अभ्यारण्य का नाम हो गया, फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में 1985 में शामिल कर लिया, और राज्य सरकार ने इसे रामसर साइट सूची में भी शामिल 2004 में कर दिया। ऐसे याद कर लो, क्रम बाई क्रम, सन बाई सन, क्या हुआ था, किस नाम से हुआ था, इतना तो हम जानते हैं, ठीक है। बताओ मजा आया नहीं आया राजस्थान में? तो केवलादेव राज जो घना पक्षी के विहार में इतने ही प्रश्न बनते हैं। अब आगे बात करते हैं थोड़े से, और आगे थोड़ा सा पहुंच जाते हैं, समय अभाव के कारण मैंने आपको पहले लिख दिए आपको। अब इसे क्या कहते हैं? घना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, इतना जानते हैं, पक्षी प्रेमियों का तीर्थ कहते हैं, एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं, और हिम पक्षियों का शीत बसेरा कहते हैं।
तो हिम पक्षियों का शीत बसेरा, ऐसे करके मैंने इसके अनेक 5-6 नाम लिख दिए हैं, तो आप ऐसे करके नोट कर लेना। अच्छा लगा? अभी तो और है, अभी तो आपको गना पक्षी विहार में सामान्य जानकारी थोड़ी सी, जितना मैं जानता हूं उतनी मैं आपको बता रहा हूं। तो ये गना पक्षी विहार के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के उपनाम है। हिम पक्षियों का शीत बसेरा किसे कहते हैं, ठीक है, पक्षी प्रेमियों का तीर्थ किसे कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो घना पक्षी विहार भरतपुर वाले को। रोज हम वॉक करने जाते होंगे, हमारे रोड पे हमारे घर से थोड़े मात्र 1 किलोमीटर आगे पड़ता है, 1-1.5 किलोमीटर है। रामसर साइड क्या है, अब रामसर साइड वाले ज्योग्राफी बार जानेंगे, नमभूमि क्षेत्र का संबंध दिया था। रामसर साइड शायद मुझे लगता है नमभूमि क्षेत्र का संबंध है, ठीक है, जो राजस्थान सरकार ने किया था ज्योग्राफी वाले, इसका स्पष्टीकरण आपको दे देंगे। अब देखो, मैं तो जीके जानता हूँ, बस जीके के सामान्य जीके। अब है आकर्षक केंद्र। अब इसमें देखने के लिए दुनिया क्यों आती है, अब मैं आपको बताऊं दुनिया देखने के लिए क्यों आती है। 3 चीजों के लिए आती है, 3 चीजों के लिए। अब वो कौन कौन सी, देखिए, साइबेरियन सारस सब जानते हैं, दूसरा पाइथन अजगर, पॉइंट है यहाँ पे, हाँ नमभूमि है रामसर वाला, सही है, ठीक है, और लाल गर्दन वाले तोते। तो लाल गर्दन वाले भरतपुर में गलेन तोता ढूंढ रहे कहाँ है, यही है, इसलिए, ठीक है। अब आपको जानते हो साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस के बारे में। तो यहाँ ऑपरेशन राजहंस चलाया गया था इनकी सुरक्षा के लिए, ऑपरेशन राजहंस, इनको सुरक्षित करने के लिए कि अनेक शिकारियां, अन्य कोई घटना बीच में हो जाती थी, ये मारे जाते थे, गना पक्षी तक नहीं हो जाते थे, नहीं पहुंच पाते, या गना पक्षी से अपने क्षेत्रों में लौटते थे शीत प्रदेशों में, तो इनके साथ कोई शिकार या कोई अन्य घटना हो जाती थी, उनको बचाने के लिए ऑपरेशन राजहंस चलाया गया। तो बताइए कौन सी सन में चलाया गया। सफेद सारसों को बचाने के लिए ऑपरेशन राजहंस चलाया गया, तो बताइए कब चलाया गया, ये आप बताइए कब चलाया गया। तो ऑपरेशन राजहंस ध्यान रखना 2006 में चलाया गया, ये ध्यान रख लेना। थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं अपने टॉपिक पर पहुंचूंगा, ठीक है। साइबेरियन सारस है, और यहाँ साइबेरियन सारस सर्वाधिक दिख जाते हैं, आगे पाइथन पॉइंट हैं, और इसे अजगरों की प्रजनन स्थली भी कहते हैं। अत्यधिक अजगर पाए जाते हैं, ठीक है, सर्दियों में दिखाई देते हैं, और लाल गर्दन वाले तोते हैं। तो ऐसे करके इसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए फटाफट यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि समय कम है, मुझे अपनी बैराट सभ्यता भी आगे बढ़ानी है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा गना पक्षी विहार ले लिया, अपने भरतपुर का क्षेत्र ले लिया, तो कम से कम पुलिस वालों को, पटवार वालों को तो ये फायदा देगा, ठीक है। वैसे तो आपको पर्यावरण में आपको आता है, एलवन वालों को पर्यावरण में बहुत काम देगा, तो पर्यावरण में तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। पर्यावरण प्रकृति प्रेमी है, तो तनुजी 2006 में, ठीक है, ऑपरेशन राजहंस चलाया था 2006 में। ये चीज इसने यहाँ दर्शनीय स्थल हैं। अब बात करते हैं आगे की ओर, तो पक्षी केंद्र हो रहे हैं यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको। तो यहाँ पक्षी केंद्र हैं, पक्षी नमभूमि चेतना केंद्र और स्थापित किया गया था, ठीक है। सन तो मुझे याद नहीं रहा, ठीक है, देख लेना, मिल जाए तो आपको कहीं घने में, आपको वहाँ पॉइंट वहाँ लिखा होगा। पक्षी नमभूमि चेतना केंद्र किस देश के माध्यम से शुरू किया गया, इतना जरूर क्वेश्चन आता है कि पक्षी तथा नमभूमि चेतना केंद्र जो घना पक्षी विहार में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था, वो किस देश के सहयोग से किया गया था, किस देश के सहयोग से किया गया था। सलीम अली की सहायता से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है, तो ध्यान रखना सलीम अली वाला। और मैं बात कर रहा हूँ पक्षी नमभूमि चेतना केंद्र, कहते हैं इसी की सहायता से हुआ, लेकिन किस देश की सहायता से बात पूछ रहा हूँ, किस विदेश की सहायता से, वो कौन सा देश था जिसने से बहुत हमारे घना पक्षी को पैसा दिया था, वित्त पोषित दिया था, और वह ध्यान रखना ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया देश की सहायता से इसे पक्षी नमभूमि चेतना केंद्र स्थापित किया गया था। अब है सालिम अली इंटरनेशनल सेंटर जो अभी है, ठीक है, यहाँ भरतपुर में एक घने पक्षी में एक पक्षियों का एक शीशा का सा बहुत बड़ा कमरा सा आपने देखा होगा। अब वो किसकी सहायता से है, तो ध्यान रखना वो
चीन है, ऑस्ट्रियन कंपनी है, ठीक है। उसकी सहायता से, ऑस्ट्रियन कंपनी की सहायता से इसमें एक अभी एक तरह का वहाँ देखने को मिलता है पक्षी, विशेष तरह के शीशा कमरा सा है, ठीक है, शीशे का है, वो मिलता है। और सालेम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, बता सकते हो आप? इसका आंसर कौन देगा? सालेम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, किस राज्य में है, किस क्षेत्र में है? तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, ये आप लिख लेना, ये गोवा में है, ये गोवा के थे। और घना पक्षी विहार में ये अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ बन के आए थे और इनके प्रयासों से ये काम हुए। और ये गोवा के रहने वाले थे और सालिम अली ने यहाँ भरतपुर में आकर नौकरी की थी और बाद में कहते हैं इन्हीं के क्षेत्र में इनके नाम से सालिम अली पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है, जो गोवा में स्थित, जम्मू कश्मीर नहीं, गोवा में, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको घना पक्षी विहार के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय कराया था, जो बीच में आ गया था। तो घना पक्षी बारे में ये बात बताई, बाकी ये आप याद कर लेना। और बाकी ये घना पक्षी विहार है अपना, हम जानते इतना तो हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो घना पक्षी विहार से आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अपनी बैराट सभ्यता चल रही थी। तो बैराट सभ्यता स्थिति हो गई विराटनगर जयपुर में हो गई, नदी हो गई बाणगंगा, और बाणगंगा के माध्यम से मैंने आपको यहाँ बताया। अब बात करते हैं बैराट सभ्यता की खोज कौन ने करी, बताइए। तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, बैराट सभ्यता की जो खोज की थी वो किसने की थी? 1936 में की थी। 1936 में दयाराम साहनी, जिसने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। 1922 में खुदा की थी, ठीक है, नहीं देखा सर जी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1936 में आपके देखना कभी सर्दी आए तो अंदर जाते हैं तो बहुत बड़ा गार्डन है, वहाँ पे ये कांच का सब बना हुआ है, बहुत बड़ा एक तरह का संग्रहालय से बना हुआ है। 1936 में दयाराम साहनी ने बैराट सभ्यता की खोज की थी, ठीक है, एक बात। अब है खुदाई किसने की थी? तो 1900 ठीक है, 1900 कहते हैं कि 36 में दयाराम साहनी ने की। अब 1900 कहा जाता है 64 में या 62 में, आपने बताइए 61, 62, 63, 64 में जो क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जैसे क्वेश्चन आ जाए खुदाई करने वाला कौन था और खुदाई कब हुई थी, बताइए। खुदाई करने वाला कौन था और खुदाई कब हुई थी, बताइए। इसका आंसर फटाफट 5 सेकंड में दीजिए। कौन था खुदाई करने वाला? बताइए कौन था इसका? मुझे एक क्वेश्चन पूछना था पहले। 36, 37 में, ठीक है, कभी 36 आया कभी 37 आया, ध्यान रखना। 36, 37 किताबों में लिखा हुआ है, तो आपको 36, 37 आ जाए तो आपको 36 ही करना है दयाराम साहनी ने। और इसकी जो खुदाई कौन की थी और कब की थी ये ध्यान रखना, ठीक है। 1962, 63 में, हाँ जी, तभी मैंने मिटाया था। 62 में की थी, ध्यान रखना, 1962 में की थी। 62, 63 लिखा होता लेकिन 62 सही है इसमें। और किसने की थी बता? नील रत्न, बहुत बढ़िया, नील। और दूसरा कौन था? कैलाशनाथ दीक्षित, ठीक है। तो नील रत्न और कैलाशनाथ ने इसकी बैराट सभ्यता की खुदाई की थी, एक बात। लेकिन ध्यान रखना बेटा, एक मैं क्वेश्चन आपको बहुत ही गहराई का बता रहा हूं। यदि पूछे प्रथम उत्खनन किसने किया, यहां चक्कर पड़ जाता है। सीधा पूछे उत्खनन किसने किया तो आपका आंसर यही होगा। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रथम उत्खनन किसने किया तो आंसर ये नहीं होगा। बता सकते हो क्या होना चाहिए? बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? बैराट सभ्यता का प्रथम उत्खनन किसने किया था? भाई नीलरत्न और कैलाशनाथ दीक्षित दोनों ने कर लिया। अब बताइए बैराट सभ्यता का प्रथम उत्खनन पूछे कि पहला उत्खनन पूछे किसने किया, जिसे सफलता नहीं मिल पाई। सफलता तो इन दोनों भाइयों को मिली थी। लेकिन यदि पूछे बैराट सभ्यता का प्रथम उत्खनन कौन था तो आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? ये एसटीसी में पूछो भाई,
पहले भी सेकंड ग्रेड में एक बार आ चुका है। ये क्वेश्चन आपको प्री एसटीसी में अभी पेपर हुआ उसमें पूछा है, बैराट सभ्यता का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था। पहले सेकंड ग्रेड में आ चुका है, बैराट सभ्यता का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था। रीना जी बहुत बढ़िया, आपको दयाराम साहनी आंसर आएगा, यही इसी ने की थी पहली बार, ये आंसर सही था उसका। बच्चे करके आए नीर रत्न कैलाश, नहीं आंसर दयाराम साहनी आंसर आता है। तनु जी बहुत बढ़िया, कभी गलती मत कर देना। और मैं सेकंड ग्रेड में भी बताया था, जब सेकंड ग्रेड के वर्तों को राजस्थान जी के पढ़ाई थी, सभ्यताएं पढ़ाई थी, उसमें मैंने ये लिखाया था और उसी साल ये पेपर में आया था। नोट करके ऐसे लिखाया था कि प्रथम उत्खननकर्ता पूछे, फिर आप नील रत्न मत कर देना क्योंकि ऑप्शन में आएगा। आपको क्या करना है, दयाराम साहनी करना है, और दयाराम साहनी आंसर सही है। ध्यान रखना, ये चीज गहराई की चीज है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन बताया। अब आओ बैराट सभ्यता को क्या कहते हैं। अब बैराट सभ्यता को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं प्राचीन युग की चित्रशाला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से ना बता पाऊं यह क्वेश्चन है। प्राचीन युग की चित्रशाला कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है 1990 में यहां से अनेक शैल चित्र मिले थे। शैल चित्रों की खोज हुई थी 1990 में। 1990 में बैराट सभ्यता अर्थात विराटनगर से अनेक शैल चित्रों की खोज हुई थी। अत्यधिक संख्या में शैल चित्र मिले थे, इसलिए इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। सीधा प्रश्न पूछेगा, प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहते हैं, विराटनगर या जयपुर या बैराट सभ्यता। तो आपको सभ्यता यानी कालीबंगा सभ्यता, बैराट सभ्यता, गणेश सभ्यता, ठीक है, आहार सभ्यता। तो आपको आंसर करना है बैराट सभ्यता, आंसर होगा ये। क्या क्वेश्चन पूछेगा, प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहते हैं, तो आपको बैराट सभ्यता कहते हैं। पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं, बहुत बढ़िया, प्राचीन काल के। अब अजमेर नहीं, ये भी सही है, ठीक है, आपने जो बताया इसे पुरातत्व का अनेक नाम है, ये तो वर्तमान में चर्चित हैं, लेकिन जो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, पुरातत्व का प्राचीन काल के कारण, नदी गंगा के कारण कहते हैं। पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है गंगा के कारण। अब आपको और देखो उपनाम, और नंबर तीसरा उपनाम ये है, कहते हैं किसके काल की, तो राजस्थान में लिख सकते हो आप, राजस्थान में आर्य सभ्यता या महाभारत कालीन, कुछ भी कह सकते हैं, आर्य सभ्यता उसके बाद महाभारत कालीन। तो राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। एक बात, वेदिक सभ्यता के समय से चली आ रही थी, फिर महाभारत काल की भी है। हाँ, अलवर का सिंह द्वार भी कहते हैं, बहुत बढ़िया, इसे अलवर का सिंह द्वार भी कहते हैं, अनेक नाम है, जबकि अलवर का इसे सिंह द्वार भी कहते हैं, ये भी सही है। और बताइए, और मैं बताऊंगा फिर आपको जितने आपको याद हैं, क्योंकि सीधे प्रश्न बनते हैं। अलवर का सिंह द्वार बैराट सभ्यता को कहते हैं, ठीक है। एक और आपको बताऊं कि राजस्थान में, ये क्वेश्चन है, राजस्थान में मौर्य, युगीन, बौद्ध संस्कृति, ये क्वेश्चन आता है, का प्रमुख केंद्र किसे कहा जाता है। ये सीधे प्रश्न है, प्रमुख केंद्र किसे कहा जाता है, ये सीधे प्रश्न आएंगे, ये प्रश्न बनेंगे, और ऑप्शन में बैराट सभ्यता करनी है। हाँ, सर्वप्रथम मंदिर के प्रमाण अभी बताते हैं, अभी अवशेषों पहुंचेंगे, अभी तो मैं उपनाम ही बता रहा हूं, सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं इसमें से। ये सीधे मैं प्रश्न लिख रहा हूं कि प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहते हैं, पुरातत्व का पुष्कर किसे कहते हैं, राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन सभ्यता किसे कहते हैं, या राजस्थान में जो मौर्य युगीन बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र किसे कहते हैं, ये है। और देखिए नाम, एक और है, जैसे छठा, और मैं आपको नाम बताऊं, पाषाण फलक भी कहते हैं,
ठीक है। इसे पाषाण फलक कहते हैं, अवलेखों का पाषाण फलक, अशोक के अवलेखों का पाषाण फलक भी कहते हैं, क्योंकि जो शिला है वो पहियानुमा है। ठीक है, पहियानुमा है, इसे पाषाण फलक का शिलालेख, पाषाण फलक का शिलालेख, पूरा नाम लिखें, पाषाण फलक का इसे शिलालेख भी कहते हैं। जो बाबरू शिलालेख है उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है, एक नाम। इसे पार यात्रा भी कहते हैं। कहते हैं इस बैराट सभ्यता को, या इस बैराट सभ्यता को किसने नाम दिया था? ये हैंगसांग ने कहा था। हैंगसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय यात्रा करने आया था, भीनमाल की यात्रा की थी और यहाँ भी यात्रा की थी, और इसका नाम अपनी सीयू की पुस्तक में क्या लिखा? तो सीयू की पुस्तक में पार यात्रा। तो पार यात्रा का संबंध किससे लगाया गया है? बैराट सभ्यता से। सीयू की ने लिखी थी, यहाँ यात्रा करने आया था। ठीक है, इसने इसका उल्लेख किया है। ऐसे इसके अनेक नाम हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं, विशेष करके ये आपको 7-8 नाम जो मैंने बताए, और बिल्कुल ऐसे ही आप लिख लेना इसको। ठीक है, ये सीधे प्रश्न बनते हैं आपके, ये सीधे प्रश्न बनते हैं। आगे बात करते हैं और इसके बारे में। अब बैराट सभ्यता से क्या क्या मिला, इससे आप और देख लें। ठीक है, हाँ, पार यात्रा हैंगसांग ने कहा था बैराट सभ्यता को, सीयू की पुस्तक में। अब बैराट सभ्यता से क्या साक्ष्य मिले? जो सबसे मेन साक्ष्य जो बार बार हम पढ़ रहे थे, वो बाबरू शिलालेख, उसी की चर्चा करेंगे अब। ठीक है, यहां से जो विशेष रूप से मिला बाबरू शिलालेख। अब कहते हैं एक पहियानुमा चट्टान पे मिला है, और बाबरू शिलालेख की खोज किसने की थी? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी खोज 1837 में कैप्टन वर्ट ने की थी। एक पहिया नुमा पत्थर पे, जिसे वर्तमान में काट लिया गया है, पूरे पहिया को काट लिया गया है, पहिया नुमा पत्थर था। और कलकत्ता संग्रहालय में इसे द बंगाल गजट, ठीक है, द एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो 1784 में विलियम जोन्स ने स्थापना की थी वारेन हेस्टिंग के समय, वहाँ इसे रख दिया गया है। और यहाँ से काट करके 1840 में से काटा गया था और इसे वहाँ रख दिया गया, एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल। सर सिंह 7वीं सदी में आया था, हर्षवर्धन के समय आया था, 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय आया था। जब मैं आपको हर्षवर्धन कराऊंगा, जब आपको पूरा कितने समय रहा, कैसे गया, कैसे आया, वहाँ कहानी चलेगी। तो आप अभी तो याद कर लें 7वीं सदी में, ठीक है, हर्षवर्धन के समय हैंगसांग आया था। गयन जी नमस्ते, राधे राधे गुरु जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बाबू शिलालेख हो गया। अब खोज हो गई इसके। इसके बाद अब ये कहाँ से मिला? तो कहते हैं पहाड़ियाँ हैं, तो बैराट के पहाड़ी, ठीक है, कप्तान, हाँ, उमेश जी, कैप्टन वर्ट ने ही इसकी खोज की थी। अब है बैराट सभ्यता की बात कर रहे हैं। बैराट सभ्यता बाबरू शिलालेख मिला है, जो कैप्टन वर्ट ने 1837 में खोजा। ठीक है, अब कहते हैं, अब इस बाबरू शिलालेख से, अब बाबरू शिलालेख से क्या क्या मिला? अब इस शिलालेख में ध्यान रखना, बौद्ध मठ मिले हैं। क्या मिले हैं? बौद्ध मठ, याद कर लेना। अब इनकी संख्या पूछ सकता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इनकी संख्या कितनी है? 8 मिले हैं, ध्यान रखना। गोल बौद्ध मंदिर मिले हैं, लिखते जा बोले, गोल बौद्ध मंदिर, नीचे आप लिख सकते हो, जिसमें आपको यहां लिखा देता हूं। नंबर 1 गोल बौद्ध मंदिर मिले हैं, जिन्हें भारत के सबसे प्राचीन मंदिर कहा गया है इस सभ्यता के अनुसार। बौद्ध मठ मिले हैं, ठीक है, और यहाँ पूजा स्थलों को चैत्य जिसे कहते हैं, या फिर कह सकते हैं बौद्ध चैत्य मिले हैं, ठीक है, पूजा स्थल कहलाते हैं ये। या बौद्ध साहित्यों की कितनी पुस्तकों के साक्ष्य मिले हैं? 7 पुस्तकों के साक्ष्य मिले हैं। यहीं से एक स्वर्ण मंजूषा मिली है, स्वर्ण, जो राम सिंह द्वितीय ने जयपुर के राजा ने किलेदार से खुदवाई थी, और स्वर्ण मंजूषा जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष मिले हैं, बुद्ध के
अवशेष मिले हैं। ठीक है। दूसरी बात, इस अभिलेख से एक और चीज लिखी हुई है, इससे मालूम होता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म धारण करने के प्रमाण, बौद्ध धर्म धारण करने के प्रमाण मिलते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म धारण किया था। यहीं इसी पे लिखा हुआ है, अशोक ने अपने आप को मगध का राजा कहा था। इसी में मगध का राजा इसने कहा है। ये चीजें हाँ चांदी के अभी बताएंगे रश्मि जी, उन्हीं पे पहुंच रहे हैं लास्ट में। ऐसे करके एक और चीज आपको देखें तो ये प्रमाण है, यहाँ संकलिपि मिली है, संकलिपि, और संकलिपि किस काल की चर्चित है? ये गुप्त काल की है। तो गुप्त काल की या कुषाण काल के जो बौद्ध मंदिर हैं, और मंदिरों का निर्माण किस काल में माना जाता है? तो ध्यान रखना कुषाण कालीन। तो जो बौद्ध मंदिर है वो कुषाण कालीन है, ध्यान रखना। जो बौद्ध मंदिर मैंने बताए थे वो कुषाण कालीन है, ये वाले कुषाण कालीन माने जाते हैं। और ऐसे करके ये साक्ष्य यहाँ से मिले। स्वस्तिक का चिन्ह भी मिला है। ठीक है, नमा लिखें तो स्वस्तिक का चिन्ह भी लिख सकते हो, स्वस्तिक का चिन्ह भी मिला है। अब जो मेन है वह बात करते हैं एक सूती कपड़े में, सूती कपड़े में लिपटे हुए कितने 36 सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं? 36 सिक्के मिले हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ क्लियर। हाँ रीना जी, कंगार रोड था, किलेदार था, उसका बुद्ध की अस्थि मिली है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे लिखते जाना। अब आपको जो सूती कपड़े 36 हैं, अब इनके बारे में आपको डिटेल बता रहा हूं पूरा। ठीक है, तो 36 सिक्कों के बारे में आप टॉपिक डाल रहे हैं। तो कुल कितने मिले थे? 36 सिक्के मिले। अब जो 36 सिक्के मिले थे वो दो प्रकार के मिले हैं। ऐसे आप डायग्राम बना सकते हो। एक में तो आपके 8 सिक्के मिले हैं, दो प्रकार के मिले हैं, और 28 सिक्के मिले हैं। जो 8 सिक्के थे, ठीक है, उन्हें पंचमार्क सिक्के कहा गया, क्योंकि इन पे फूल पत्तियों के चित्र बने थे। और अब 2800 रिसर्च किया तो ये यूनानी सिक्के थे, हिंदू यूनानी या हिंदू यूनानी सिक्के थे, इंडो ग्रीक शासकों के। अब पंचमार्क सिक्कों को क्या कहते हैं? और ये किस धातु के थे? ये चांदी के थे। और ये किसके थे? ये सोने के थे। अब हिंदू यूनानी के शासकों के ये सिक्के थे, सोने के सिक्के को क्या कहते थे? आप जानते हैं क्या कहते थे? पल कहते थे। और चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? आहत सिक्का, इन्हें आहत सिक्का कहते थे। अब कहते हैं सिक्के मिले हिंदू यूनानी राजाओं के मिले, पूरा नाम ले सकते हो हिंदू यूनानी सिक्के। अब इसमें से 2800 में से अब कहते हैं 16 सिक्का, एक हिंदू यूनानी राजा था, उसका नाम था मेनांडर। तो ये सिक्के यहां से मिले। अब कहते हैं हैंगसांग कहता है जब 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय घूमने आया अपनी पुस्तक सीयूकी में, अपनी पुस्तक सीयूकी में कहता है कि उसने आते ही और इस बैराट नगर पे आक्रमण कर दिया, यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं को मारा, कत्लेआम मचाया। और इस प्रकार कत्लेआम मचाया और कहते हैं और वहां मारे गए और पूरा तहस नहस कर दिया। तो कुषाण वंश के राजा कहते हैं हर्षवर्धन के समय जो आपका हैंगसांग आया था, और वो कहता है कि गुप्त काल में हुर वंश का शक्तिशाली राजा कौन आया था? हुर वंश का शक्तिशाली राजा आया था मिहिरकुल। ठीक है, इसने मिहिरकुल ने बौद्ध भिक्षुओं को मारा और इसने मार करके इनको कत्लेआम मचा दिया, इसको नष्ट कर गया। तो बैराट सभ्यता को या बैराट नगरी को नष्ट करने वाला कौन माना जाता है? मिहिरकुल माना जाता है, जो हुर वंश का शक्तिशाली राजा था, जो कुछ काल में आया था? गुप्त काल में आता है। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने आपको ये बताया। तो मेरे मित्रों, मैंने आपको ये बताए, तो इसके माध्यम से आपको आज मैंने आपको जो कराया था, ठीक है,
तो मैंने आपको यहाँ से कराया था बाबरू शिलालेख के बारे में, उसके बाबरू शिलालेख के साथ साथ बेराट सभ्यता बताई थी, इसके साथ मैंने आपको गंगा भी बता दी, गंगा के साथ आपको, ठीक है, आपको गणापक्षी विहार भी बता दिया। इसके बारे में जितने प्रश्न बनते थे वो मैंने आपको यहाँ बताए, ठीक है। इनके बारे में जितने प्रश्न बनते थे ये आप यहाँ से एंट्री कर लेना और आराम से तुम्हारे राजस्थान जीके में काम आएगा। ये तो गणापक्षी विहार है। बाकी इसकी मैंने ये भी बताया था खोज विशेष करके, खुदाई और खोज किसने की थी, इन्हें किन किन नामों से जानते हैं, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया और सिक्कों के बारे में बताया। तो ये आज की क्लास आपकी कोशिश की है मैंने आपको मेरकुल ने, हुर वंश के शक्तिशाली राजा मेरकुल ने बेराट सभ्यता को, विराट नगरी को पतन कर दिया। ठीक है मेरे मित्रों, कोशिश मैंने की है आपको कुछ काम आ जाए राजस्थान जीके में, इसलिए मैंने आपको इसी टॉपिक में करा दिया है। कल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे।